हेलो नमस्कार, वेलकम टू द शो हेल्थ डायरी। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। हाल ही में हमने देश के कुछ हिस्सों में स्वाइन फ्लू के केसेस आने की खबरें सुनी हैं। हालांकि ये नाम नया नहीं है, इससे पहले भी भारत में लोग स्वाइन फ्लू के शिकार हो चुके हैं। बट आई एम वेरी श्योर अभी भी कई लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और इसीलिए इसके बारे में बेहतर तरीके से हमें बताने के लिए आज हमारे बीच जुड़े हैं एम्स पटना के एचओडी ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सेंटर डॉक्टर अनिल कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल जी। नमस्ते जानवी, नमस्ते। डॉक्टर अनिल, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे स्वाइन फ्लू होता क्या है, क्योंकि नाम से थोड़ा तो हमें ये समझ में आता है कि वो स्वाइन यानी नॉर्मल पैरलेंस में अगर कहें तो सुअर में जो फ्लू होता है उसके जरिए लोगों तक वो संक्रमण फैलता है, लेकिन आपसे हम बेहतर तरीके से इसके बारे में समझना चाहेंगे। बिल्कुल तान्वी जी, सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी हमारे पूरे देश में कुछ स्वाइन फ्लू के मरीज जो है संख्या बढ़ रही है, उसके लिए आपने जागरूकता अभियान अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रारंभ किया। और इस बीमारी के लिए यही सबसे मुख्य है कि जानकारी ही इस बीमारी से बचाव में काम आता है। और जहाँ तक जी। स्वाइन फ्लू के बारे में आपने बताया कि जैसा एज नेम सजेस्ट कि ये सूअरों से इसका लेना-देना है, यानी कि पिग से। ये बीमारी 2009 ईस्वी में सर्वप्रथम मेक्सिको में रिपोर्ट किया गया और जी। 2009 और 10 के बीच में इसको महामारी घोषित की। यानी कि ये बीमारी मुख्यतः सुअरों की जो श्वास नली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको संक्रमित करता है। और इन सुअरों के कांटेक्ट में अगर मनुष्य या कोई व्यक्ति आता है, तो सुअरों से फिर मनुष्य में फैल जाता है। और अगर एक मनुष्य में होता है, तो फिर उस मनुष्य से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाता है। तो इसीलिए अगर हम इसका प्रिवेंशन की बात भी करेंगे, तो इस हर लेवल पे हमें इसके चेन को जो है ब्रेक करना पड़ता है। जी, जी। लेकिन सबसे पहले तो जैसा आप बता रहे हैं कि पहला जो कॉन्टैक्ट होगा वो किसी न किसी इंडिविजुअल का सूअर के साथ होगा या स्वाइन के साथ होगा, उसके बाद ही ये शुरुआत होती है कहीं कहीं से। तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आते होंगे, तो क्या वहाँ पर फर्स्ट लेवल में प्रिवेंशन रखने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का फ्लू ह्यूमन में नहीं आए? सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्वाइन फ्लू है, जो एक वायरस से जो होता है, जिसका कि साइंटिफिक नाम अगर देखा जाए तो H1N1 हम लोग बोलते हैं, H1N1 वायरस से होता है। जी। तो ये मुख्यतः ठंडे वक़्त यानी कि जो शरद ऋतु होता है, जो ठंडा मौसम होता है, उसमें हुँ। ये सूअरों में ज़्यादा होता है। और सूअरों के संपर्क में तो ऐसे भी नहीं आना चाहिए। और ऐसा सूअर जो संक्रमित हो, जिसकी स्वास्थ्य अगर खराब है, तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर आप सूअर आपका अगर पालतू जानवर है और जंगली सूअर या गली के सूअर के तो संपर्क में तो बिल्कुल नहीं जी। आना चाहिए। उसमें स्वाइन ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारी ऐसे ऐसे जानवरों में होता है। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर सूअर बीमार पड़ रहा है, अगर उसकी स्वास्थ्य अगर थोड़ी-सी आपको लगे कि डाउन है, तो इस ऐसी परिस्थिति में उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। जी, इसके बाद आप जैसे बता रहे थे इसके कैसे क्या लक्षण हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम समझ सकें कि शायद हम स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं? क्या टेस्ट होता है इसके लिए? देखिए, लक्षण इसकी यही है कि स्वाइन फ्लू या बाकी जो सीज़नल फ्लू है, इसमें हुँ, हुँ। कोई भी लक्षण में बहुत ख़ास फ़र्क नहीं होता है। यानी कि जो सीज़नल फ्लू है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स स्वाइन फ्लू में भी होता है। जी। अगर किसी को स्वाइन फ्लू का संक्रमण हुआ है, तो पहला इसका जो लक्षण है कि ये बहुत बेहद संक्रामक होता है। बहुत तीव्र गति से ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, नंबर 1। नंबर 2, जो सीज़नल फ्लू का जो लक्षण है, जैसे कि नाक का बहना, हुँ, नाक हुँ। का बंद होना, बुखार का होना, माथे में दर्द होना, गले में खराश होना, जी मिचलाना, उल्टी होना और इसकी अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, अगर गंभीर स्थिति में पहुँच जाता है, तो हर फ्लू के तरह जो हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, उसको संक्रमित करता है। और कभी-कभी फेफड़ा इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, संक्रमित हो जाता है कि सीवियर निमोनिया का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ऐसे जी। परिस्थिति में मरीजों को इंटेंसिव केयर यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी मरीजों का जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है।
जी, आप बता रहे हैं कि ये बाकी सारे फ्लू की तरह ही होता है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह की बीमारी हुई है? कुछ इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते होंगे कि मेबी 1-2 दिन के बाद अगर आपको ज़्यादा आपको परेशानी परसिस्ट करती है, तो आपको ये कुछ स्पेशल टेस्ट कराने चाहिए? यहाँ पर हम सब लोगों को तो सबसे ये जागरूक करना चाहेंगे कि दुनिया में अगर कोई भी वायरल डिजीज होती है, हुँ, हुँ। इस तरह का फ्लू से रिलेटेड, चाहे वो इन्फ्लुएंजा, जैसे कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा का टाइप है। इन्फ्लुएंजा जी, का अगर आप टाइप देखेंगे तो 4 तरह का वर्णन किया गया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। और टाइप ए और टाइप बी जो है, ये मुख्यतः सीज़नल फ्लू करवाता है और उसी टाइप ए का एक वैरायटी है H1N1, जी। ऑलराइट? और किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। यानी कि वो अपने आप ठीक होता है। इसमें कोई जाँच करवाएँ या आप ना करवाएँ, तो ट्रीटमेंट मॉडलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। दूसरी बात, अब तीसरी बात है कि अगर हम बहुत सजग हैं, हम चाहते हैं कि नहीं इसकी जाँच करा लें, तो बहुत सारे जाँच इसके लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि आरटी-पीसीआर वाली जाँच होती है, जो हमारे नाक में या गले में वो स्वाब बटन जो हमारे लकड़ी के टिप पे रहता है, सब लोग आज के डेट में जान चुके हैं कोविड के बाद कि किस तरह से नेज़ल स्वाब ली जाती है। वो जी, लेकर के और इसका आरटी-पीसीआर के माध्यम से या रैपिड एंटीजन के माध्यम से इसकी जाँच करना बहुत आसान है। अब हर जगह पर इसकी व्यवस्था है, तो हम जाँच कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि आपको अगर इसके सिम्पटम्स या अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लगे कि हुँ, हुँ। आपने किसी सूअरों के कॉन्टैक्ट में आए हैं या ऐसे व्यक्ति जिनको स्वाइन फ्लू हुआ था, उनके कॉन्टैक्ट में आप आए और कॉन्टैक्ट में आने के बाद अगर इस तरह का फ्लू का सिम्पटम्स अगर आपको अपीयर हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको इसका क्या अगला स्टेप्स है, हुँ, कैसे इससे बचें, कैसे इससे आपको राहत मिले, इस पर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए रेदर देन कि आप जाँच के लिए परेशान हों। क्योंकि जाँच होने नहीं होने से कोई इसके इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, चलिए जहाँ आप बता रहे हैं कि जाँच करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इलाज के बारे में जानना चाहेंगे। अगर किसी को इस तरह के सिम्पटम्स परसिस्ट करते हैं, काफ़ी दिनों से ब परेशानी है, तो इसका उपचार कैसे हो सकता है? आप एक तरफ बता रहे हैं कि सेल्फ लिमिटिंग होता है ये, तो क्या ये खुद से ठीक हो जाएगा या इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है या अपने शायद घर में कुछ इस तरह के इलाज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछी तन्वी जी। इसमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ तो है, लेकिन जैसा कोविड में हम सब लोग सीखे हैं हुँ, कि हुँ। अगर किसी एक फैमिली मेंबर्स को स्वाइन फ्लू हुआ और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है और अगर आप दूसरे के कॉन्टैक्ट में चलते चल जा रहे हो, भीड़-भाड़ वाले जगह में जा रहे हो, तो आप अपने को तो सिम्पटम्स बढ़ा ही रहे हो, साथ में इसके जो स्प्रेड है, जो कि शुरू में ही मैं बताया आपको कि ये जी। तीव्र गति से एक-दूसरे में फैलता है। इसका संक्रामण संक्रमण होने की जो रफ्तार है, काफ़ी तेज़ है, इसीलिए भयावह है। तो कोविड के तरह स्वाइन फ्लू वाले व्यक्ति को भी अगर संक्रमण हुआ है, तो सबसे पहले तो आइसोलेट हो जाना चाहिए, जी। नंबर 1। नंबर 2, अब आपको इसकी सिम्पटम्स ज़्यादा ना बढ़े, तो दूसरी इसमें जो अहम बात है, वो है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट से आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और तीसरा आप दूसरे को फैलाओगे भी नहीं और जल्दी आप रिकवर करोगे। हुँ, हुँ। और तीसरी बात है कि जैसा बताया कि हर फ्लू की तरह इसमें भी नाक से आपको पानी आएगा, आपको छींक आएगी। तो ये सारे चीज़ के लिए एंटी एलर्जिक दवाई जो होती है, सेट्रिजिन जैसी दवाई, हुँ, हुँ। इसका इसकी जो है आपका सेवन जितना जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए। और बहुत आसान है इसका कंप्लायंस, दिन में 1 बार लेना पड़ता है, तो रात को सोने के वक़्त आप एंटी एलर्जी के ज़रूर लें। चौथा है कि आपको हाइड्रेट करना होता है। ज़्यादातर स्वास्थ्य इसलिए खराब हो जाता है कि लोग पानी नहीं पीते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी जो है बीमारी की जो है सिम्पटम्स वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है और प्रेफरेबली गर्म पानी पीना है। और अगली जी। बात जो है, अगर बुखार है, तो बुखार का ज़्यादा कुप्रभाव शरीर पे ना पड़े, इसके लिए हमें एंटीपायरेटिक पैरासिटामॉल जैसी दवा बेसिक दवाई होती है, हुँ, वो हुँ। हर 6-6 घंटे पे ले लेनी चाहिए। जी। और कुछ लोग स्वाइन फ्लू हो या बाकी फ्लू हो, उसमें तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो
तो एंटीबायोटिक के बारे में आदमी को यहाँ पर जागरूक होना चाहिए कि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। वायरस में इसका कोई रोल नहीं है, कोई भी वायरल डिजीज में। हाँ, वायरल डिजीज होने के बाद कुछ लोगों में जिसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे गर्भवती महिला हो गए, बच्चे हो गए, बीमार लोग हो गया या जी। डायबिटीज के मरीज हैं, तो ऐसे लोगों में वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इन लोगों में ही एंटीबायोटिक देना चाहिए, वो भी 3-4 दिन के बाद। हम्म। शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और अगर डॉक्टर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस मिले, तभी एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए, शुरुआती दौर में नहीं करनी चाहिए। जी, आपने शुरू में हमें ये बताया था कि स्वाइन फ्लू में बहुत बार स्थिति ऐसी भी पहुँच जाती है जहाँ पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जिस तरह से बताया कि अभी हम जो सिम्पटम्स होते हैं या जो उपचार के बारे में बताया, वो तो बहुत माइल्ड मुझे लग रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा उस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी जब पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो कौन-सा ऐसा मतलब पॉइंट होता है जहाँ के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उस समय कहीं न कहीं डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या शायद हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है? इस बीमारी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेटा आप देखेंगे स्वाइन फ्लू में सीवियर होने की संभावना, हुँ, इंटेंसिव हुँ। केयर यूनिट की जरूरत या क्रिटिकल होने की संभावना बहुत कम पड़ती है। बहुत कम परसेंटेज में ऐसी नौबत आती है। जी। लेकिन कब आती है यह जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा सिम्टम्स हो और उसके बाद ये वाला एरिया गले से नीचे और पेट के ऊपर जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, जो हमारा फेफड़ा का स्थान है, जो लंग्स जहाँ पे पाया जाता है, जी। अगर इसमें खांसी बहुत तेज हो, सांस लेने में दिक्कत हो, एक-एक सांस के लिए अगर आप परेशान हो रहे हो, आपका दम घुटने लगे और अगर जो सैचुरेशन प्रोब आजकल देखे होंगे हम लोग जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, जी। अगर वो लगाने के बाद अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 93% से कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में या बुखार बहुत तेज रह रहा हो, पैरासिटामोल लेने के बाद भी कम ना हो रहा हो, हुँ, तो हुँ। निश्चित रूप से ऐसे मरीजों को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें विलंब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना जी। जल्दी हो सके ऐसे अस्पताल जहाँ क्रिटिकल केयर की व्यवस्था हो, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, वहाँ पे जानी चाहिए। जी, अभी आप जो भी अभी स्थिति बता रहे थे कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इससे पहले भी आपने इसकी चर्चा की थी। आज के समय में जब कोविड का एक कहें कि पिछले 1 डेढ़ साल से सभी को कोविड से इतना ज़्यादा डर लग रहा है, उसके बीच में अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो जाता है या कहीं न कहीं सिम्पटम्स भी थोड़े ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, तो कैसे जो जो भी इससे अगर पीड़ित होते हैं, तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं या कैसे एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं? तो पहली बात, महामारी में अगर जैसे आज के पर्सपेक्टिव अगर हुँ, बात हुँ, हुँ। कीजिएगा, तो थोड़ा जी। आज के दिन हम लोग सब अच्छे स्थिति में है इन टर्म्स ऑफ कोविड। कोविड निश्चित रूप से अगर हम पटना या बिहार की बात अगर कहूँ तो आज के डेट में ना के बराबर है हमारे यहाँ। अस्पताल में भी 1 या 2 केस पाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई महामारी होती है या जैसा परिस्थिति अभी से 6 महीना पहले फर्स्ट वेव या सेकंड वेव के टाइम में था, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा मेडिकल साइंस है, लिटरेचर है, रिकमेंडेशन है, यही कहती है कि पहला डायग्नोसिस, पहली शंका, अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो स्वाइन फ्लू तो दूर की बात है, ये भी थोड़ी गंभीर है। लेकिन अगर सीज़नल फीवर भी है, सीज़नल फ्लू भी है, तब हुँ, पर हुँ। भी हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, हमें हमेशा कोविड सोचना चाहिए, नंबर 1। जी। और अब आज के दिन में निश्चित रूप से जहाँ कोविड की संख्या कम हो गया है, कोविड का आज के दिन में संक्रमण जो है बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको सीज़नल फ्लू हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम रिकमेंड करेंगे या तो आप अपने को आइसोलेट करें, आपसे दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो, ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो, इसके लिए जो है जो टिश्यू एटिकेट होता है, अगर आप जैसे छींकते हो या आप नाक ब्लो करते हो, तो हुँ, हुँ। कोई न कोई टिश्यू पेपर रखें या हाथ रख के करें या केहनी रख के करें, ताकि दूसरे में ना फैले और रेस्ट करें और पानी अधिक पिएँ और हो सके अगर आप नहीं अपने को रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे हो, तो निश्चित रूप से जाँच करा लेना चाहिए और जाँच करने के बाद ये क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि आपको कोविड है या स्वाइन फ्लू है।
या कोई और फ्लू। जी जी। लेकिन अगर आपकी सिम्टम्स बिल्कुल अर्ली स्टेज में है और अपने को रिस्ट्रिक्ट करने में अगर आप एबल हो, आप सफल हो, हम्म। तो आप जाँच को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर जाँच की फैसिलिटी है, आस-पास में है और आपको लगता है कि नहीं हमें ये कन्फर्मेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो जाँच कराना कोई गलत डिसीज़न नहीं होगा, वाइज़ डिसीज़न होगा, करा लेना चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल, आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें बता दिया कि स्वाइन फ्लू क्या है और फिलहाल स्वाइन फ्लू का रेलेवेंस इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसके सिम्पटम्स कोविड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी। एक और चीज़ मैं सारे दर्शक को बताना चाहूँगा जी, जी। कि हर साल इसमें जैसे कि प्रिवेंशन की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो हुँ, हुँ। प्रिवेंशन में तो एक तो सारा चीज़ बताया जो कोविड या बाकी फ्लू का है वो यहाँ पर भी है, कि हम ठीक से जो है अपने टिश्यू एटिकेट पर ज़्यादा ख्याल दें, कि अगर आप खाँसते हो तो आप कपड़े लगाओ, रुमाल लगाओ जी। और एक-दूसरे अपने को आइसोलेट करो। इन सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जी। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए और ये वैक्सीन 2 तरह की है। एक तो नेज़ल स्प्रे है और एक दूसरा इंजेक्टेबल फॉर्म है। तो ये 2 वैक्सीन भी मैं सारे दर्शक को मैं जागरूक करना चाहूँगा कि ये अगस्त-सितंबर का जो महीना होता है, इस जी, जी। 2 महीने में ज़्यादा स्वाइन फ्लू का संक्रमण होने की संभावना होती है। तो इस महीने से पहले अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या आपकी ऐसा लाइफ़स्टाइल है कि आप हर साल आपको ऐसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर बार फ्लू जैसा संक्रमण हो रहा है या आप हुँ, हुँ। डायबिटीज के मरीज हैं, मोटे ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, कम सोते हैं, भीड़-भाड़ में ज़्यादा जाते हैं, तो आपको वैक्सीन जो है हर वर्ष अगस्त-सितंबर के आसपास ले लेना चाहिए और ये वैक्सीन हर जगह पे मिलता है और बहुत सस्ती वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन लेने से आपको 1 साल तक आप सुरक्षित रहेंगे स्वाइन फ्लू से। और जी। आजकल इन्फ्लुएंजा जो सीज़नल वाला है और स्वाइन फ्लू दोनों को कंबाइंड करके ये वैक्सीन दी जाती है। दोनों जी। एक ही वैक्सीन में अवेलेबल रहता है। तो ये वैक्सीन टीकाकरण की जो परंपरा है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। स्पेशली ऐसे व्यक्तियों को जिनको कि लगे कि हर साल वो फ्लू जैसे सिम्पटम से संक्रमित होते हैं। फ्लू जैसे और दूसरी चीज़ जो है ऐज वाइज़ भी मैं बताना चाहूँगा हुँ, कि हुँ। ये जो नेज़ल स्प्रे वाली वैक्सीन है, ये प्रायः 2 साल से 49 साल के लोगों के लिए दी जाती है और जो इंजेक्टेबल वाला जो है, ये 2 साल से कम उम्र के लोग और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और गर्भवती महिलाओं के लिए रिकमेंड की जाती जी, है जी। और ये दोनों वैक्सीन हर जगह अवेलेबल है। जी। तो टीकाकरण इसको रोकने में बहुत कामयाब है और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, जी। डॉक्टर अनिल, आपने बहुत आसान शब्दों में हमें बता दिया कि स्वाइन फ्लू क्या है और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। साथ ही आपने वैक्सिनेशन के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दिया। उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँगे कि स्वाइन फ्लू के लिए जब वैक्सिनेशन उपलब्ध है, तो बेहतर है कि अपने आप को किसी डेंजर में डालने से अच्छा है कि वो हर साल वैक्सिनेट हो जाएँ ताकि वो एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और अभी कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, उससे बेहतर है कि खुद को वैक्सिनेट करके रखें। आपने तमाम जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को स्वाइन फ्लू के बारे में बताया, उसके लिए डॉक्टर अनिल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आज का हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वाइन फ्लू के बारे में और जानकारी मिली होगी। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं अगर यह कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और इस हेल्थ एपिसोड में, इस हेल्थ शो में आप और किस तरह के कंटेंट देखना चाहेंगे, उसे ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी।